बच्चों, तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैसियस स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं गैस स्टेट में आइडियल गैस। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप लोगों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टेट ऑफ मैटर्स बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा भी होगा। जो हमारा मैटर होता है 3 स्टेट में हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें कौन से स्टेट ऑफ मैटर, कौन कौन सी रहती है। सबसे पहले हमारे पास रहता है सॉलिड, फिर लिक्विड, देन गैस। तो हम लोग मेनली जो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे उसको गैस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में देखो कोई भी हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं। जितना ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन फोर्स रहेगा उतना वो कॉम्पैक्ट रहेंगे, मतलब उतना उनमें क्या होगा, डिसऑर्डरनेस, मतलब क्या होगा, रेंडमनेस कम रहेगी, मतलब रेंडमनेस कम रहेगी, मतलब क्या रहेंगे, वो फिक्स रहेंगे। मतलब क्या, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा शेप क्या हो जाएगा, उनका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लो आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो स्टेट के बारे में थोड़ा हम लोगों ने बात की थी, वहाँ पे एक थर्मल एनर्जी के बारे में बात की थी, जो वाइब्रेशन, रोटेशनल और ट्रांसलेशन, ये एनर्जी थी। जैसे जैसे एक तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, शेप कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है, स्थिर हो जाते हैं, रेस्ट पे रहते हैं। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल ये सब एनर्जी आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी स्टेट चेंज होने लगेगी। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो शेप रहता है। अगर हम शेप की बात करें बच्चों, तो शेप हमारा किस पे डिपेंड करता है, पहला अट्रैक्शन फोर्स, एक रहता है हमारे पास थर्मल एनर्जी। अट्रैक्शन फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। तो अगर हम बात करें सॉलिड में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब क्या कर रहा होगा, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं बच्चों को, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड से जाओगे, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ पे आ जाओगे आप, गैस में आ जाओगे टेम्परेचर बढ़ाने पे। भाई अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग गैस से लिक्विड, और लिक्विड से आप क्या हो जाएगा, किस में आ जाओगे, सॉलिड में आ जाओगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या हो, कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी। ये हमेशा याद रखना कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन। तो इसमें क्या है, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, मच ग्रेटर देन। और लिक्विड में क्या हो सकते हैं, लिक्विड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या होता है कि लिक्विड में क्या होता है कि जो हमारे मैटर रहता है वो फ्लो कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हमेशा बोल सकते हैं अट्रैक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्मल एनर्जी। और गैस में क्या होता है, गैस में रिवर्स रहता है, अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, अट्रैक्शन फोर्स इज मच लेस देन थर्मल एनर्जी। ये याद रखना। तभी क्या होता है, गैस में ना तो हमारा शेप फिक्स होता है ना हमारा वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये याद रखना कि अट्रैक्शन इज मच लेस देन थर्मल एनर्जी। तो ये हम लोगों ने बात कर ली स्टेट ऑफ मैटर, ये हम लोगों ने बात कर ली। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर, तो हम लोग मेनली किसको स्टडी करने वाले हैं, गैस को। और गैस की अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम लोग गैस की बात करें तो मेनली हम किसको, गैस को स्टडी करने वाले। तो गैस को क्या करेंगे हम लोग, फर्दर मैटर को क्या किया हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में डिवाइड किया। और गैस में क्या रहेगा, गैस में कोई भी सब्सटेंस गैस में कब रहता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मतलब टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम रहता है और थर्मल एनर्जी उनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब वो रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन सब कुछ वो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें गैस, तो गैस को भी हमने 2 टाइप से डिफाइन किया हुआ है। गैस को हम लोगों ने कौन सी, एक हम लोगों ने बोला आइडियल गैस, और एक हमारे पास रहती है रियल गैस। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो नेचर में जितनी भी गैस होती हैं सभी की सभी रियल गैस होती हैं। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सभी रियल गैस को आइडियल गैस बिहेवियर मान के हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप पूछे क्या नेचर में सभी की सभी गैस आइडियल है कि रियल है, सभी की सभी गैस रियल होती हैं, कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो आइडियल की तरह बिहेव करती हैं। अब आइडियल गैस क्या होती हैं ये याद रखना, जो गैस PV = nRT को फॉलो करती है। ये हम लोग बाद में अच्छे से बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। और रियल गैस में क्या होता है,
पी वी इज नॉट इक्वल टू NRT, ये इसके बराबर नहीं आता है। अब एक और अगर हम बात करें कि जो आइडियल गैस होती हैं, आइडियल गैस में क्या होता है, पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स 0 रहता है। कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल लिख लेना, ये 0। और इसमें क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है। और सेकंड पॉइंट हम लोग लिखें वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल मतलब इटसेल्फ, खुद का वॉल्यूम क्या मान के चलते हैं हम लोग, 0, नेग्लिजिबल। मीन्स जैसे मान लो एक कंटेनर है, मान लो बच्चों ये कंटेनर है हमारे पास, तो कंटेनर है तो हमें क्या मालूम है कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, तो खुद के जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको हम 0 मान के चलते हैं आइडियल गैस का। मतलब इनका ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब गैस का मॉलिक्यूल स्फेरिकल कुछ रहेगा तो उसका कुछ वॉल्यूम रहेगा, तो वो क्या कहते हैं, आइडियल गैस में हम लोग 2 चीज़ मान के चलते हैं कि कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है और कोई भी जो मॉलिक्यूल के खुद का वॉल्यूम भी नहीं है। और रियल गैस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है। तो ये अभी आप लिख लो, ये हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, मेनली हम आइडियल गैस की हम लोग बात करें। तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे बच्चों, हम लोग स्टडी करने वाले हैं कौन सा, आइडियल गैस। तो ये आप लिख लो स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि भाई सॉलिड में अट्रैक्शन इज मच ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, और इसमें लिक्विड में क्या होगा, अट्रैक्शन इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी के आसपास है। तो गैस में क्या होता है, थर्मल एनर्जी मच ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी क्या होते हैं, ये आपके शेप को डिसाइड करते हैं। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सॉलिड रहेगा, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो वो गैस में रहेगा। फिर हम लोगों ने गैस की बात की, तो गैस को हम लोगों को इसलिए आइडियल गैस और रियल गैस। तो मेनली आइडियल गैस क्या होता है, PV = NRT को जो फॉलो करता है वो आइडियल गैस होता है, जो PV = NRT को फॉलो नहीं करता वो कौन सी होती है, रियल गैस। अब आइडियल और रियल में मेन डिफरेंस हम लोग अगर हम बात करें तो आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो कभी भी आइडियल गैस आप ऐसा, अगर आपसे ये पूछे कि भी आइडियल गैस, जैसे मान लो जो हमारे पास नेचर में अमोनिया हो गया, बहुत सारी गैस हो गई, इनको आप लिक्विडिफाई कर लेते हो। सॉलिड CO2 सुना होगा आप लोगों ने, लिक्विड अमोनिया सुना होगा, तो अमोनिया गैस आपकी लिक्विडिफाई हो जाती है क्योंकि उनमें अट्रैक्शन रहता है। लेकिन जो वो रियल गैस, आइडियल गैस, मान लो आपसे बोल दिया कि ये आइडियल गैस, तो आइडियल गैस को आप कितने भी पास में ले आओ कभी अट्रैक्शन उनमें आएगा ही नहीं। कितना ही आप थर्मल एनर्जी कितनी भी कम कर दो, लेकिन कभी अट्रैक्शन नहीं आया तो कभी भी ये लिक्विडिफाई नहीं होती। आइडियल गैस हमेशा गैसियस फॉर्म में रहती, कोई सा भी टेम्परेचर, कोई सा भी प्रेशर आप ले लो, तो इसलिए हम लोग आइडियल बोलते हैं। तो इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स ही क्या होता है, ये स्टेट को चेंज कराता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो हमेशा किस में रहेंगे, वो गैसियस फॉर्म में ही रहेंगे। अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो लिक्विड में बढ़ेगा तो सॉलिड में आ जाएगा। तो आइडियल गैस कभी भी हमारी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, 0 रहता है। खुद के मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम, जो खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम रहता है वो भी क्या होता है, 0 है। अप्रॉक्सीमेट हम नेगलेक्ट करके 0 मान के चलते हैं। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोगों ने देख लिया कि भाई अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, गैस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब मेनली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की हम लोग बात करेंगे। रियल गैस हम लोग एक सेकंड उसमें स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक हम लोग टॉपिक बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना है, आइडियल गैस, और सेकंड में हम लोग रियल गैस पढ़ेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। तो ये सभी लोग अच्छे से नोट कर लो। रियल लिख लेना, अट्रैक्शन फोर्स, और वॉल्यूम वाला आप लिख लेना कि मतलब ये जो खुद का वॉल्यूम रहता है, जो क्या होता है, रियल गैस को हम नेगलेक्ट नहीं करते और आइडियल गैस का वॉल्यूम हम लोग क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। मतलब आइडियल मतलब कुछ भी ना हो उसमें, ना खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना हो और ना ही अट्रैक्शन। तो ये क्या होती है, एक हाइपोथेटिकल गैस होती है। तो नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं गैस के बारे में। तो मेनली किसकी, आइडियल गैस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों की, जैसे तो हम लोग गैस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसकी यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने, आइडियल गैस। और अगर कुछ भी नहीं दिया रहा है तो ध्यान देना, अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम हर एक गैस को हम आइडियल मान सकते हैं। तो आइडियल गैस, अब हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं ऑफ गैस की हम, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम गैस को डिफाइन कैसे करेंगे। गैस को आप लोग डिफाइन कैसे करोगे, उसकी हम लोग बात करें। तो गैस देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई गैस का सैंपल है, ये मान लो हमारे पास कोई गैस का सैंपल है, ये गैस है, तो पहला हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन कौन सी मेजरेबल, इसका आप मास बोल सकते हो, कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है जिससे हम किसी भी सैंपल को, गैसियस सैंपल को डिफाइन करेंगे। मास और मोल बोल सकते हो, क्वांटिटी। सेकंड हम लोग बोल सकते हैं
टेम्परेचर, थर्ड हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम, किसी भी गैसियस सैंपल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, वॉल्यूम। फोर्थ हम लोग क्या हो सकते हैं, प्रेशर। ये क्या होती है, किसी भी गैसियस सैंपल है तो ये हमें डिफाइन करके बताना पड़ेगा भाई उस सैंपल का मास कितना है, मास मालूम है तो हम लोग मोल निकाल लेंगे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। तो ये क्या होती है, मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है कोई भी गैसियस सैंपल की जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेनली मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। तो आज के लेक्चर में हम ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टी इन्हीं को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मास कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है। तो ये हम लोग किसी भी गैसियस सैंपल को इन 4 प्रॉपर्टी से हम लोग डिफाइंड करते हैं। पहला मास हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास टेम्परेचर, थर्ड हो गया हमारे पास वॉल्यूम, फोर्थ हो गया प्रेशर। तो अगर हम सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मास। तो मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मास और मोल। मास निकाल लोगे तो मोल आ जाएगा, क्योंकि गैस है, गैस हमें मालूम रहेगी कौन सी गैस है तो उसके मोलिकुलर मास से हम लोग डिफाइन करें। तो मास डिफाइन करने में जैसे मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ये एम्प्टी था, इसमें आपने क्या कि कोई गैस फिल कर दी, अभी एम्प्टी था, मान लो इसका वेट 10 kg था, एम्प्टी था, मान लो 1 kg था वेट, एम्प्टी सिलेंडर है, इसमें आपने कोई गैस डाल दी, मान लो आपने O2 गैस डाल दी, O2 गैस फिल कर दी, और ये हो गया आपका 5 kg। पहले आपने खाली सिलेंडर लिया, उसका वेट मेजर किया, और जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि ये एम्प्टी सिलेंडर है, इसके अंदर इसका वेट इतना है, उसमें आपने कोई गैस फिल कर दी, उसका मास बता दिया उतना। तो अगर आपसे पूछा कि मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस या वेट ऑफ गैस, तो क्या बोलोगे, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा, सिंपल निकल आया। और अगर इसका मास निकल आया तो मोल हम लोग निकाल लेंगे, मोल कैसे आ जाएंगे, वेट अपॉन मोलर मास, तो कितना बन जाएगा 4 × 1000 अपॉन 32, ये मोलर मास 32 हो गया, तो आ गया इसके मोल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कोई भी हमारे पास अगर गैसियस सैंपल दिया है उसका अगर हमें मास निकालना है तो भाई एम्प्टी देख लो, या फिर जो भी आपको गैस डालने से जो भी उसमें मास में इंक्रीमेंट आया होगा वो उसका क्या बन जाएगा, उसका मास आ जाएगा। जैसे घर में सिलेंडर आता है, खाली सिलेंडर होता है तो वेट कुछ रहता है, जब वो भरा रहता है तो सिलेंडर का गैस कुछ और रहता है। तो आपसे बोल दिया कि कितनी गैस है उसमें, तो क्या करते हो आप, खाली सिलेंडर का जो वेट रहेगा, जो भरा सिलेंडर उससे माइनस कर दोगे, तो जो भी आपके पास उसमें जो गैस सिलेंडर में जो भी गैस है उसका वेट आपका आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक मास और मोल की बात कर ली कि भाई इससे हम लोग बात कर सकते हैं। अब सेकंड हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सेकंड हम लोग बात करेंगे अब टेम्परेचर की। टेम्परेचर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग कौन सी स्टडी करने वाले हैं बच्चों, टेम्परेचर की। गैस को भी हम डिफाइन कर रहे हैं, अभी हम लोग PV = nRT की बात नहीं। सेकंड हमारे पास कौन सा है बच्चों, सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखो टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट रहती हैं, एक डिग्री सेल्सियस रहता है, एक केल्विन रहता है, और एक फ़ारेनहाइट रहता है, फ़ारेनहाइट। तो अब मान लो हमें किसी भी सैंपल का टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो आप, ये मान लो ये गैसियस सैंपल है, तो इसके अंदर क्या करो आप, थर्मामीटर लगा दो, थर्मामीटर आप लगा दोगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। अब रीडिंग आपकी सेल्सियस में भी आ सकती है, केल्विन में भी आ सकती है, फ़ारेनहाइट में भी आ सकती है। तो अब इनमें हम लोग कैसे रिलेशन निकालते हैं, देखो हमें मालूम है हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक सिंपल जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये कितना रहता है, 0 रहता है। और बेल्ट जब हम लोग स्केल हम लोगों ने ऐसे बनाया 0 और ये 100, 0 डिग्री 100 डिग्री। केल्विन में कितना रहता है, 273 रहता है, और ये 373 रहता है। ये कितना रहता है, 32 रहता है, और ये कितना रहता है, 212 रहता है। ये ऐसा रहता है, ये वाटर का हम लोगों ने मान लिया, ऐसा स्केल हमारे पास चलता है। ये हमारा किस में रहता है, ये रहता है हमारा, ये हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री पे ये मेल्ट होता है और 100 डिग्री पे बॉयल होता है। केल्विन की बात करें 273 हम लोगों ने स्केल लिया है, 273 हम लोगों ने रीड करके रखा है कि भाई मेल्ट कहाँ 273.15, तो 273 राउंड अप करके लिया होगा। बॉइलिंग 373। फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32, और ये क्या होता है 212 रहता है।
अब इस स्केल को हम इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, कैसे, तो ये क्या होता है, हमारा लीनियर वेरिएशन पे काम करता है। जैसे मान लो ये गैसियस सैंपल है, गैसियस सैंपल का मान लो आपका आ गया, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो इसका केल्विन में कितना आएगा और फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। देखो हमेशा याद रखना कि इसको हम इक्वलाइज कर लेते हैं। मान लो जीरो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, 0 डिग्री मतलब 60 डिग्री आया माइनस 0 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे 100 माइनस 0। इन दोनों का जो लीनियर वेरिएशन दोनों का सेम रहेगा, 0 से ये हो जाएगा, यहाँ से इनका इसका डिफरेंस और इसके डिफरेंस का जो रेशो रहेगा बराबर आएगा। ये हमारा फ़ारेनहाइट में मान लो के आ गया, फिर केल्विन में के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273, ऐसे हम लोग करते हैं। और ये कितना फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 32 अपॉन 212 माइनस 32, ऐसा रहता है। ये आप लोग ऐसे इक्वलाइज करते हो। जैसे मान लो आपका आया ये 10 डिग्री सेल्सियस आया, 10 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट में करना है, तो यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे 10 डाल दो, 10 माइनस 0 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इक्वस टू के माइनस 273 माइनस 100, तो 100 से 100 निकल गया, केल्विन कितना आ जाएगा 283, देखो आ गया। वैसे ही अगर आपको यहाँ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे 10 माइनस 100 इक्वस टू एफ माइनस 32, और ये कितना बन जाएगा 180 आ गया, ये इससे निपट गया, एक से ये निपट गया, तो कितना बन जाएगा 18 इक्वस टू एफ माइनस 32, तो एफ कितना बन जाएगा हमारा आ जाएगा 50 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो आया समझ में। तो ये रहता है। मान लो आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि आपने एक नया स्केल बना दिया, मान लो मैंने अपना नया स्केल बना दिया, उसका नाम डी दे दिया, धर्मेंद्र स्केल दे दिया, और वो वाटर पे हम लोगों ने बोल दिया कि ये 10 डिग्री पे 10 पे बॉयल हो रहा है, 10 पे आपका मेल्ट हो रहा है, और ये 80 पे हमारा बॉयल हो रहा है। तो अब ये स्केल को कैसे मैनिपुलेट करोगे, सिंपल, इसमें यहाँ पे वो डाल दो, इक्वल टू कितना बन जाएगा d माइनस 10, लीनियर वेरिएशन है, और ये कितना बन जाएगा 80 माइनस 10 ई। तो ये याद रखना 0, 100, 273, 373, 32, 212, ये ऐसे हम लोग इक्वेट करते हो। और मेनली हम लोग टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे, जब भी हम लोग बात करेंगे केल्विन स्केल में ही हम लोग लेंगे। तो ये टेम्परेचर की जुगाड़ होगी, टेम्परेचर आपको दिया रहेगा कि भाई इस गैसियस सैंपल का टेम्परेचर इतना है, फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया तो भी केल्विन में कन्वर्ट करना है, ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। कोई सा भी स्केल हो, आप नया स्केल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो बस आप ही बता दो कि सर वाटर का वो स्केल वाटर के मेल्टिंग पॉइंट पे कितना वो रीड कर रहा है और बॉइलिंग पे कितना रीड कर रहा है, उससे हम लोग क्या करेंगे, ये सभी स्केल को क्या करेंगे हम लोग इक्वेट कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया। तो ये आप ध्यान रखना कैसे हम लोग करते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्या है, हम लोगों ने वेट की बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर ली, अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं चलो वो करने से पहले ये बताओ कि 98 फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा, जल्दी बताओ। ये 98 में क्या करोगे, ये कितना बन जाएगा C माइनस 0, 100 माइनस 0 इक्वल टू कितना बन जाएगा 98 माइनस कितना 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो ये कितना आ जाएगा C अपॉन 100 इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 66 आ गया अपॉन 180 से 180 निपट गया, तो ये कितना बन जाएगा सेल्सियस डिग्री कितना आ जाएगा 66 अपॉन 18 प्लस इंटू 10 इतना आ जाएगा। ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया 22 और ये बन गया हमारा 6, और ये फिर डिवाइड होगा, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 11 और ये बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 110/3 डिग्री सेल्सियस आ गया। वही अगर आप फ़ारेनहाइट केल्विन में निकालोगे, केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273 इक्वल्स टू 98 माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा केल्विन। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि जो हम लोग
वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग इक्वलाइज करते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी बच्चों, हम लोगों ने टेम्परेचर की बात कर ली, इतनी ज़्यादा हमें डीप में पढ़ना नहीं है, बाकी आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ोगे, कैलोरीमेट्री जगह आपका चैप्टर होता है, उसमें टेम्परेचर कैसे इक्वेंट करते हैं ये सब आप लोग पढ़ने वाले हो उसमें। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड है हमारे पास क्या था बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब खुद के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं कि वो कितने स्पेस में वो मूव कर रही है, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी गैस, मतलब मान लो हमारे पास कोई एक ये कंटेनर है, कंटेनर मान लो हमारे पास कितना है 10 लीटर का है, इसके अंदर ये गैस है, तो गैस कितने में मूव कर पाएगी। हम लोग क्या करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी गैस कितना हो जाएगा 10 लीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड कर रही है, मतलब जब वो मूव करेगी गैस, अगर ये हमारे पास मान लो कोई कंटेनर 10 लीटर का तो पूरे मूव करेगी, ऐसा तो है नहीं कि गैस है तो सिर्फ एक कोने में रहेगी। आप गैस को अगर किसी भी रूम में या कंटेनर में छोड़ दोगे तो पूरा का पूरा जितना वो वॉल्यूम, होल वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम को वो क्या करेगी बच्चों, ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 लीटर। अब मान लो तो यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है 10 लीटर, यहाँ पे हो सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो अब मान लो तो ये क्या हमेशा सही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो आप ये ध्यान रखना कि कितना फ्री स्पेस मूव करने के लिए मिल रहा है। मान लो ये हमारे पास 10 लीटर का कंटेनर है, अब मान लो इसमें 2 लीटर वाटर डाला हुआ है, फिर इसमें गैस है, ये कितना है 10 लीटर, सॉरी इसमें क्या है 2 लीटर H2 लिक्विड में है, बाकी की इसमें क्या डली हुई है, बाकी की इसमें गैस फिल है। इसमें क्या है, इसमें गैस, तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 - 2 कितना बन जाएगा 8 लीटर। आ गया समझ में, कितना हो जाएगा 8 लीटर। तो आप 10 लीटर क्यों नहीं बोला, क्योंकि 10 ये 2 लीटर में तो यहाँ पे लिक्विड है तो गैस तो आ ही नहीं पाएगी, तो इसलिए कितना हो जाएगा 8 लीटर। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो ये तो आपको पहले से ही बताया था मोल कॉन्सेप्ट में कि भाई 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब कितना होता था, आपको ये बताया था 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता था 1 ml, और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता था हमारे पास 10⁻³ लीटर। ये सब आपको पहले से बता चुकी हैं कितना क्या होता है, ये हो गया। और देखो तो 1 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 1 ml ही होता है। तो ये यूनिट की हम लोगों ने बात की थी, ये सभी को मालूम होगी वॉल्यूम ऑफ गैस। तो डेसीमीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, सीसी और भी जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास आ गए। तो ये अब ये आप ध्यान रखना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम वो गैस फ्री स्पेस उसे मिला है कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग बोल देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अब हमारे पास क्या फोर्थ क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, तो हमेशा ये याद रखना बच्चों कि जो गैस होती है, गैस प्रेशर किसकी वजह से एक्सर्ट करती है, ये जो मान लो गैसियस मॉलिक्यूल है तो क्या कर रहे हैं, ये बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये बहुत स्पीड में मूव करते हैं। अभी स्पीड में मूव करेंगे तो क्या होगा, ये बॉल से कोलिजन करेंगे। इस कोलिजन से तो प्रेशर किसकी वजह से आता है, प्रेशर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर एंड गैस मॉलिक्यूल। इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रेशर जनरेट होता है। अब ये गैसियस जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या कर रहे होंगे बच्चों, ये मूव कर रहे होंगे।
तो प्रेशर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन, प्रेशर किसी वजह से होता है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन वॉल ऑफ द कंटेनर एंड गैसियस मॉलिक्यूल। जो गैसियस मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे होंगे रैंडमली तो क्या करेंगे, बॉल से कोलिजन करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। और अगर हम यूनिट की बात करें, अभी हम मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे ये सब, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। तो यूनिट क्या क्या होती हैं बच्चों, यूनिट क्या होती हैं प्रेशर की, प्रेशर की यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल, मतलब 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल, 1 पास्कल होता है। 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल। 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 1.013 बार। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बार इक्वल टू कैसे, 0.9 के बाद 8 के बाद 7 ATM। ये हमारे पास चलती हैं। ये हमारे पास आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बेटा जो गैसियस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर आता है वो कोलिजन की वजह से आता है। कोलिजन की इतनी तेज स्पीड से मूव करने से, मान लो ये आपका पेन है, पेन एकदम स्पीड से मूव करे, जब इस बोर्ड से टकराएगा तो एकदम से अपना इम्पैक्ट देगा, इम्पैक्ट की वजह से फोर्स जनरेट होगा, फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर आएगा। तो अब देखो, अब अगर हम थोड़ा बहुत प्रेशर मेजरमेंट की साइड जाएंगे, भाई गैस का हम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए पहले मैं ये हटा देता हूँ, ये आप लिख लेना, ये तो वैसे सभी को याद होंगे। अगर हम लोग बात करें बच्चों, ध्यान देना कैसे हम लोग मेजर करेंगे। अब मान लो जैसे देखो, गैस में कोलिजन, गैस में प्रेशर किसकी वजह से आता है, कोलिजन की वजह से। और किसी लिक्विड में प्रेशर कैसे आता है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ध्यान देना बच्चों, इसमें कोई लिक्विड फिल है, और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल इतने मूव ही नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत कम यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोलिजन होगा, तो कोलिजन की वजह से कोई प्रेशर। अब लिक्विड में ये क्या है हमारे पास बेटा, लिक्विड है, और लिक्विड में जो आपसे पूछ जाए कि वैसे मान लो ये कंटेनर दिया हुआ है बच्चों, ये कंटेनर है। अब लिक्विड में आपसे मान लो इसका जो सरफेस एरिया दे दिया कितना, A, बच्चों इसका सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया A दिया हुआ, और कितनी हाइट तक फिल है, ये H हाइट तक फिल है, और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी हुई है, ρ दी हुई है। अब आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस बॉटम पे, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड की, इस बॉटम पे प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब आप सबसे पहले देखो, हम लोग प्रेशर की उस पे जाते हैं, हम लोग लिक्विड की प्रेशर की बात करें। अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन में जाते तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये बताओ कि इस लिक्विड पे अगर आपने मान लो ये कंटेनर दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चों, आपको कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर पे ये जो फोर्स आ रहा होगा, फोर्स किसकी वजह से आ रहा होगा, ये लिक्विड की वेट की वजह से आ रहा होगा, वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेट, तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा कितना, तो ये फोर्स कितना बन जाएगा, m, और g ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो mg, तो फोर्स कितना लगेगा इस कंटेनर पे। मान लो जितना ज़्यादा आप लिक्विड फिल कर दोगे उतना ज़्यादा उसकी हाइट रहेगी, तो उतना ज़्यादा उसका mg, उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। मान लो लिक्विड कम है तो कम फोर्स। जैसे आप मान लो कि आपने क्या किया कि खाली कंटेनर हाथ में रखा हुआ है, खाली कंटेनर आपने हाथ में रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड है तो कम वेट रहेगा तो कम फोर्स लगेगा। 1 लीटर लिया तो कम लगेगा, 2 लीटर ले लोगे तो और फोर्स लगेगा, 3 लीटर लोगे तो और आपका हाथ नीचे चला जाएगा। तो फोर्स आपका बढ़ता जा रहा है किसकी वजह से, क्योंकि mg ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, नीचे की साइड पुल हो रहा है। तो लिक्विड में क्या है, लिक्विड में ये कोलिजन की वजह से प्रेशर नहीं आ रहा है, लिक्विड में किसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, उसकी वेट की वजह से। और गैस में क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, गैस में क्या होता है, गैस में हम वेट का प्रेशर नहीं लेते हैं। गैस में क्या होता है कि ये मूव कर रही है पूरे में, लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, लिक्विड सिर्फ क्या है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई की। अब ये गैस में जो आपका ध्यान देना बच्चों, गैस में जो प्रेशर आता है, प्रेशर जो गैस में आता है उसकी वजह से ड्यू टू कोलिजन। और प्रेशर जो हमारा लिक्विड और सॉलिड में आता है वो किसकी वजह से, ड्यू टू वेट की वजह से आता है। ध्यान रखना लिक्विड और गैस में क्या है, मॉलिक्यूल फ्री नहीं है। लिक्विड और
सॉलिड में मॉलिक्यूल फ्री नहीं है कि वो कोलिजन, जैसे कि लिक्विड का मॉलिक्यूल मूव करके यहाँ बॉल से क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं तो बॉल पे वो क्या करते हैं, कोलिजन कम कर रहे होते हैं। तो जो भी प्रेस अब एक्चुअली होता क्या है कि लिक्विड और सॉलिड में क्या होता है कि वेट जी, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल पास पास हैं तो क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो नीचे की साइड लगेगा। अब आप बोलोगे सर गैसियस मॉलिक्यूल में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, तो गैसियस मॉलिक्यूल में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो बहुत कम रहेगा एज कम्पेयर टू वो ट्रांसलेशनल, मतलब जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो आपका स्पीड प्रोड्यूस हुई है उससे जो कोलिजन जो जनरेट होगा, कोलिजन की वजह से जो फोर्स आएगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू mg। आया समझ में? इसलिए क्या होता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कभी भी गैसियस मॉलिक्यूल आपके नीचे सेटल नहीं होते। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद तो आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो नीचे सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। लेकिन ग्रेविटेशन का जो फोर्स रहता है वो उनकी जो थर्मल एनर्जी कंपेयर में बहुत कम रहता है, तो ये आप ध्यान रखना। इसलिए क्या होता है कि कभी भी ग्रेविटी की वजह से कभी भी जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो आपके नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, वो हमेशा रैंडम मूव ही करते रहेंगे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ग्रेविटी का जो फोर्स रहता है वो थर्मल एनर्जी, मतलब जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी मिल रही है उससे कंपेयर में बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड गैस में हम लोग प्रेशर किसकी वजह से, ड्यू टू कोलिजन, और लिक्विड और सॉलिड में कैसे, ड्यू टू वेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स कितना हो जाएगा, इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मास mg। अब ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये कहाँ लग रहा होगा, इसका फोर्स नीचे आ रहा होगा, और फोर्स कितना रहेगा, mg के बराबर रहेगा। मास इनटू ग्रेविटी, फोर्स कितना बन गया, mg। और सरफेस कितने एरिया पे लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया a हो गया। अब दिक्कत ये है कि मास नहीं गिवन है इसका हमें सब कुछ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, हाइट गिवन है। तो हम लोग मास इक्वल टू क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रो क्या है, ये रो है हमारी, ये रो क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, रो क्या है, यहाँ पे ये डेंसिटी है। बहुत आसान फॉर्मूला रहता है डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी अपॉन ए। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाइट h हो गया, एरिया a हो गया। तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम, और ये रो डेंसिटी इनटू जी अपॉन ए। ये क्या बन गया हमारा प्रेशर। ए से ए कट गया, देखो ए से ए कट गया, तो प्रेशर क्या आ गया बच्चों, ध्यान देना, प्रेशर कितना आ गया लिक्विड की वजह से, रो जी एच। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेना, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जितनी ज़्यादा आप हाइट लेके जाओगे, भले ही आप ऐसा मान लो कि अगर मान लो ये हाइट, एक आपने लिक्विड ये लिया, एक आपने ये ले लिया, इतना बड़ा कंटेनर ले लिया, इतना, अगर इनकी मान लो ये सेम लेवल पे फिल है, सेम लेवल तक ये फिल है, मान लो सेम लेवल फिर, तो मान लो यहाँ प्रेशर अगर P आ रहा है तो यहाँ पर ये प्रेशर कितना आएगा, P। अगर इसका भी रो है, ये भी रो है, दोनों की हाइट कितनी है, हाइट कितनी h। भले ही अब यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है तो लिक्विड भी ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं बोलोगे सर यहाँ पे तो लिक्विड बहुत ज़्यादा है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो लिक्विड बहुत ज़्यादा आएगा तो वेट भी बहुत ज़्यादा रहेगा, इसका m बहुत कम रहेगा, इसका m ज़्यादा रहेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि mg इसका ज़्यादा है तो एरिया भी तो बढ़ गया। इसमें क्या है, वेट mg कम है तो एरिया भी कम है, इसमें mg ज़्यादा है तो वेट भी, एरिया भी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। तो इन दोनों में प्रेशर सेम आएगा। तो प्रेशर आपका उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना बड़ा सरफेस एरिया वाला लिया, हाइट पे। मान लो अगर आपने एक पतला, एकदम पतली, एकदम टेस्ट ट्यूब ली है 1 मीटर की, और 1 मीटर का बड़ा आपने बंडल लिया हुआ है 1 मीटर का लंबा, जितनी वो टेस्ट ट्यूब आपकी 1 मीटर का, अगर 1 मीटर की लेंथ तक आपने वाटर फिल करके रखा, तो जितना आपका प्रेशर पतली वाली टेस्ट ट्यूब में आएगा उतना ही 1 मीटर का बड़े वाले बर्नर में आएगा। समझ में आया, किस पे डिपेंड करता है, ओनली हाइट। रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल ग्रेविटी जो रहती है ना, जी, और एच क्या हो जाएगा, हाइट। अब इसकी अगर हम यूनिट पे आते हैं बच्चों, यूनिट ध्यान देना, रो की यूनिट क्या लोगे आप, रो की यूनिट लेना आप, रो क्या होता है हमारा, डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना। जी की यूनिट क्या लोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। और हाइट की यूनिट क्या लोगे, मीटर। जब इनकी आप यूनिट लोगे तो ये हमारा जो प्रेशर है वो किस में निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, ये ध्यान रखना बेटा। और ये किस में आएगा, मतलब पास्कल में।
जब भी आप रो पुट कर रहे हो तो केजी पर मीटर क्यूब में पुट करना, जी आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पुट करना, और हाइट मीटर में पुट करना। तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर कितना आ जाएगा हमारा, रो जी एच किस में आएगा हमारा, पास्कल में आएगा। तो ये आप लिख लो कि अगर किसी भी लिक्विड मान लो एच हाइट तक गया है तो वो बॉटम में कितना प्रेशर लगाएगा, रो जी एच प्रेशर वो लगाएगा। अब जी तो मालूम है 9.8 ले लेना या फिर 10 लेना जी, और रो वो दिया रहेगा। रो क्या किसमें कन्वर्ट करोगे, केजी मीटर क्यूब में, और एच किसमें लोगे, मीटर में। तो अब 2-3 ये चीज़ आप हमेशा याद रखना बच्चों कि डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड की बात कर रहा हूँ, कितनी रहती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी मीटर क्यूब, ये लिख लेना। एक ये याद रखना और एक डेंसिटी ऑफ Hg मर्क्यूरी याद रखना, ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 13.6 इंटू 10⁻³ केजी मीटर क्यूब, ये याद रखना, ये आप याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आया समझ में। तो प्रेशर हमारा किस में आएगा बच्चों, हमारा पास्कल में आने वाला है। तो जैसे मान लो बच्चों हमारे पास दिया हुआ है ये दी हुई है 200 सेंटीमीटर, रो दिया हुआ है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड दी प्रेशर बाय दी लिक्विड ऑन दी बॉटम सरफेस ऑफ दी कंटेनर। अभी हम गैस का नहीं निकाल रहे हैं, अभी आपको ये जो बताया उसके अकॉर्डिंग। तो हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या बन जाएगा, रो जी एच बन गया। रो अब हमें मालूम है कि ऐसा यूनिट में पुट करना है, तो रो कितने दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तो रो कितना आ जाएगा इसका, रो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो ये केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ बन गया, इंटू जी कितना ले लें, जी कितना, जी 9.8 और एच कितना दिया 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर। कर लो इसको सॉल्व, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 19.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसे ले सकते हैं 1.96 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 1.96 इंटू 1.96 बार भी बोल सकते हो, और ATM में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये प्रेशर इतना, ये लिक्विड, ये जो लिक्विड है इतना एग्जर्ट कर रहा होगा नीचे। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द कंटेनर, ये आ जाएगा। आ गया समझ में, सिंपल रो जी एच आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी बच्चों, ये हम लोगों ने बात कर ली कोई भी लिक्विड दिया होता, मर्क्यूरी दिया होता, कोई भी दिया होता, तो हम रो जी एच से हम लोग निकाल लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें, अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब गैसियस सैंपल के मेजरमेंट का प्रेशर हम लोग कैसे मेजर, अभी तक तो ये हम लोगों ने सिर्फ ये लिक्विड के बारे में पढ़ा, रो जी एच आप लोगों ने कभी सुना होगा कि रो जी एच प्रेशर आता है। तो रो जी एच कैसे आता है, ये इसकी वजह से। तो ये जो क्या होता है, ये लिक्विड है, लिक्विड क्या कर रहा होगा, नीचे बॉटम पे आपका इस वेट की वजह से क्या होगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, कितना बन जाएगा 1.96 हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो हमारे पास प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस होती हैं। एक हमारे पास कौन सी होती है, बैरोमीटर, एक होती है हमारे पास कौन सी, मोनोमीटर। दोनों आज हम लोग पढ़ेंगे, मोनोमीटर। बैरोमीटर किसके लिए यूज होती है, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए। और ये किसके लिए होती है, यूज फॉर मेजर दी प्रेशर ऑफ सैंपल। कोई भी एक सैंपल दिया हुआ है गैस का, उसको मेजर करने के लिए। तो बैरोमीटर क्या होता है, जो ओपन एटमॉस्फेयर, जैसे आपने सुना होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है, 2 ATM, जो भी सुना होगा, तो वो किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। और ये क्या होता है, मोनोमीटर। और दोनों में हम लोग किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, मर्क्यूरी, Hg की हेल्प से। किसकी हेल्प से मेजर करते हैं बच्चों, मर्क्यूरी, Hg की हेल्प से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। मर्क्यूरी की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग बच्चों, प्रेशर मेजर करते हैं। आ गया समझ में। तो सबसे पहले हम लोग बैरोमीटर हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि बैरोमीटर होता क्या है, उसके बाद हम लोग मोनोमीटर में आएंगे। तो सिंपल याद रखना कि बैरोमीटर कैसे हम लोग बात करें, बैरोमीटर कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। अब देखो, अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास कंटेनर रहता है, ध्यान देना, एक कंटेनर रहता है, इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी फिल रहती है। ये क्या हो गई, Hg हो गई। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ट्यूब रहती है, जैसे मान लो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब रहती है, ये टेस्ट ट्यूब, इस टाइप की टेस्ट ट्यूब। क्या करते हैं हम लोग, उल्टा करके इसमें डाल देते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इसको उल्टा करके इसमें डालेंगे। टेस्ट ट्यूब को हम लोग इसमें उल्टा करके डालते हैं कुछ इस टाइप से। और यहाँ टेस्ट ट्यूब में रीडिंग लगी रहती है, 1 सेंटीमीटर 2, इसमें क्या होती है बच्चों, रीडिंग रहती है। और हमेशा याद रखना कि अब ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने एक बीकर लिया बड़ा वाला, उसमें मर्क्यूरी फिल करके रखी, मर्क्यूरी डाल के रखी, और एक ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली, उसको उल्टा करके डाला। और उल्टा करके हम लोगों ने ऐसा डाला कि इसके अंदर क्या बनता है, वैक्यूम। इसके अंदर क्या रहता है बच्चों, वैक्यूम रहता है। क्या रहता है, वैक्यूम। अब ये बताओ कि अब वैक्यूम है तो होगा क्या, ध्यान देना, ऐसा कुछ है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ कि आप में, तो बैरोमीटर आप घर पे ही बना सकते हो। सिंपल क्या लो, एक बड़ी वाली ट्यूब, बड़ा वाला बीकर लेना, उसमें Hg को फिल कर देना, और एक ट्यूब लेना, वर्टिकल ट्यूब, उसको ऐसे उसके अंदर डालना कि यहाँ वैक्यूम आ जाए। अब यहाँ ध्यान देना, अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि अब ये ओपन एटमॉस्फेयर है, ये क्या है हमारा, ओपन एटमॉस्फेयर में आप कर रहे हो, ओपन एटमॉस्फेयर है। अब ओपन एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल पूरे मूव कर रहे हैं यहाँ वहाँ। अब गैसेस मॉलिक्यूल देखो, अगर आप जूम करके देखोगे तो गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ 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 पूरे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं ना, देखो गैसेस मॉलिक्यूल पूरे मूव कर रहे हैं, यहाँ भी है गैसेस मॉलिक्यूल सब में। अब गैसेस मॉलिक्यूल देखो, अब गैसेस मॉलिक्यूल है तो कोलिजन करेंगे। अब गैसियस मॉलिक्यूल क्या है कि ये जो यहाँ पर भी कोलिजन कर रहे होंगे, यहाँ पर भी कर रहे होंगे, सब जगह कोलिजन उनका चल रहा होगा जहाँ पर भी उन्हें बाल मिलेगी। अब गैसियस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस ये जो सरफेस है इस पर भी कोलिजन करेंगे। ये देखो कुछ ऐसा, ऐसा मान लो कि गैसियस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ऐसे इससे भिड़ रहे होंगे। ये जो पूरी बॉल है, बॉल से ऊपर से ऐसा मान लो कि ये आपका, ऐसा मान लो कि कुछ ऐसा अगर हम ऊपर से देखें तो ये हमारा बीकर हो गया, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब वाला एरिया हो गया, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा हो, कुछ ऐसे जो मर्क्यूरी है, ये जो मर्क्यूरी फिल है, ये ऊपर टेस्ट ट्यूब ऐसी मान लो। अब ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, इसमें कोलिजन कर रहे होंगे। अब कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये वैक्यूम है, यहाँ तो हमारे यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर की गैस है, ये भी क्या है, एटमॉस्फेयर की गैस है। ये इसके अंदर क्या कोई गैस है, नहीं है। तो अब होगा क्या यहाँ पे बच्चों, होगा क्या
कि ये ऐसा मान लो कि आप इस लिक्विड को प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये वाली जो ट्यूब वाला लिक्विड है कहाँ जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। तो ये वाला लिक्विड हमारा कहाँ फ्लो करने लगेगा बच्चों, ये वाला लिक्विड हमारा अंदर जाने लगेगा। ये T=0 जैसे ही आपने डाला तो ये T=0 की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपने ट्यूब को उल्टा डाला होगा तो यहाँ से एकदम प्रेशर लग रहा हो, क्यों, एटमॉस्फेयर की गैस उस पर प्रेशर लगा रही हो, अंदर कोई प्रेशर नहीं है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, ध्यान देना, अब होगा क्या यहाँ पे, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ध्यान देना यहाँ पे, ये ट्यूब हमने डाल दी ऐसा कुछ। तो अब ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर जाएगा, और मान लो ये लिक्विड इतना चला गया ऊपर, ऊपर वैक्यूम ही है, अभी भी वैक्यूम ही है। अब ऐसा मान लो कि यहाँ से ये प्रेस होगा, लिक्विड ऊपर जाएगा। लिक्विड कब तक ऊपर जाएगा, सोचो कब तक, क्या हमेशा ऊपर लिक्विड ऊपर ही चला जाएगा या फिर कहीं जाके रुक जाएगा। अब ध्यान देना, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म लिक्विड हो, अगर हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म लिक्विड हो, तो हॉरिजेंटल लेवल पे क्या होता है, प्रेशर हमारा क्या रहता है, प्रेशर सेम रहता है। मतलब कि मान लो आपने कोई जग लिया, मान लो आपने यहाँ ऐसा मान लो कि आपके पास कोई एक जग है, जग में मान लो लिक्विड फिल है। अब लिक्विड फिल है, आप ध्यान देना, इसके अंदर क्या है बेटा, लिक्विड फिल है। अब इस लेवल पे क्या होगा, जितना प्रेशर यहाँ मिलेगा उतना ही प्रेशर यहाँ मिलेगा, उतना ही प्रेशर यहाँ मिलेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे कौन कौन प्रेशर लगा रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है, साथ में एटीएम लगा रहा है। अब ये वाली हाइट भी इसके लिए आ रही है, इस वाले के लिए भी हाइट सेम आ रही है, इसके लिए भी हाइट सेम। तो हमेशा ये याद रखना कि एक हॉरिजेंटल लेवल पे अगर आप कोई सा भी एक हॉरिजेंटल लेवल ले लो, तो हॉरिजेंटल लेवल कब रहेगा, जब प्रेशर बराबर रहेगा। मान लो एक जगह प्रेशर कम है, एक जगह कम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लेवल नीचे चला जाएगा। कब तक नीचे जाएगा, जब तक प्रेशर बराबर। तो हमेशा ये याद रखना बच्चों कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म लिक्विड में एक हॉरिजेंटल लेवल पे क्या होता है, प्रेशर बराबर रहता है। तो अब यहाँ ध्यान दो कि मान लो हमने ये वाला लेवल ले लिया लिक्विड का, यूनिफॉर्म है, देखो वही लिक्विड यहाँ है, वही जो लिक्विड हमारा यहाँ था, जो लिक्विड हमारा यहाँ था वही लिक्विड यहाँ है, वही लिक्विड, तो ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया। यहाँ भी Hg है, यहाँ पर भी Hg, यहाँ भी Hg। तो इस लेवल पे क्या होगा, प्रेशर बराबर। हम एक अगर टी इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम मतलब कि पूरा का पूरा ये लिक्विड फ्लो होकर अब इसकी हाइट बढ़ नहीं रही है, वहीं जाके रुक गई। इक्विलिब्रियम मतलब सब कुछ स्टैटिक हो गया, अब कोई लिक्विड फ्लो नहीं। स्टार्टिंग में क्या था कि ये लिक्विड अंदर गया, अंदर जाके ये रुक गया। अब एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे जो यहाँ पे क्या था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और इस वाली लेयर पे प्रेशर क्या था, 0 था, कोई प्रेशर नहीं लगा रहा था। तो ये लेयर कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। कब तक ऊपर, अब देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो अपना ये वेट का जो प्रेशर है वो नीचे इस लेयर पे लगाने लगेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जैसे ये लेयर हमारी ऊपर जाएगी तो ये जो इसके मर्क्यूरी, ये जो एक्स्ट्रा ऊपर ये इसके एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से लिक्विड ऊपर जा रहा है। अब लिक्विड जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा इसका हाइट बढ़ती जाएगी, और हाइट बढ़ेगी, मान लो इसकी हाइट इसकी h पहुंच गई, तो ये हाइट यहाँ पे कौन लगाएगा, PATM लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर कौन लगा रहा होगा, PATM। और यहाँ पे तो कोई गैस है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस लेयर पे अगर हम इस लेयर की बात करें तो इस लेयर पे क्या होगा, P एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू P लिक्विड, ये बराबर होगा। अगर मान लो ये वाला प्रेशर कम है तो फिर और लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, तो हाइट और बढ़ जाएगी। कब तक ये लिक्विड ऊपर जाता जाएगा, तब तक ये एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है वो इसकी हाइट से बैलेंस ना हो जाए। और हाइट से प्रेशर कैसे बैलेंस होगा, हाइट से प्रेशर आएगा ρgh, तो PATM इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ρgh, ये आ जाएगा। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रीडिंग दी रहेगी,
तो यहाँ पे रीडिंग दी रहेगी, मान लो यहाँ पे रीडिंग कुछ दी हुई है, तो रीडिंग आप कैलकुलेट कर लेना, डेंसिटी हमें मालूम है। मान लो अब आपसे ये हमारे पास सेटअप आ गया पूरा का पूरा, अभी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो जल्दी अच्छे से नोट कर लो और समझो कि प्रेशर कैसे हमारा ये हाइट ऊपर जा रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे गैस आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और गैस की वजह से क्या हो रहा है, ये लिक्विड ऊपर फ्लो करे। कब तक ऊपर फ्लो करे, जब तक इसका हाइट इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस नहीं कर देता। तो ये हमारे पास आएगा PATM = ρgh, ये यहाँ पे वैक्यूम है। अब बच्चों ध्यान देना, लिख लिया होगा सबने, नोट कर लिया होगा। मान लो क्वेश्चन में गिवन है PATM = 1 ATM गिवन है, फाइंड H। तो आप क्या करोगे, PATM = क्या बन जाएगा, ρgh। PATM कितना है, 1। अब रो हम लोग ऐसा यूनिट में लेंगे, जी भी ऐसा यूनिट में, ये भी, तो ये प्रेशर 1 ATM भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो 1 ATM को क्या करेंगे हम लोग, ऐसा यूनिट में, मतलब 1.013 × 10⁵, ये पास्कल में आ गया। रो कितनी होती है Hg की, 13.6, अभी आपको याद कराया था, 13.6 × 10⁻³ मीटर क्यूब में, ग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी कितनी होती है, जी कितना होता है, 9.8। और हाइट H हमें निकालनी है, तो इसको आप कैलकुलेट करो। तो ये जो हाइट आती है बच्चों, ये हाइट कितनी आ जाएगी हमारी, 0.76 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 760 mm, ये आ जाती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि 1 ATM = 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब क्या है कि अगर आप एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से लगाओगे, मतलब मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, मान लो बच्चों यहाँ पे मान लो प्रेशर आपने 1 ATM दिया हुआ है, तो ये कितना हाइट मेजर करेगा, ये 76 सेंटीमीटर मेजर करेगा। तो या ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, तो क्या करोगे, आप एक ट्यूब ले जाओगे, उसमें रीडिंग रहेगी, उसमें मर्क्यूरी में फिल कर दोगे। तो ऐसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं। अब मान लो सिंपल अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब अगर मान लो आपको दिया हुआ है, पहला ये था, सेकंड आपसे बोल दिया कि आपने PATM मेजर किया, आपने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मेजर किया, 2। तो हाइट बताओ, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ Hg, ये बतानी है। वही सिंपल होगा, यहाँ 1 की जगह 2 कर दोगे, 1 की जगह यहाँ 2 करोगे, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आपकी 2 × 0.76 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल हो जाएगा, प्रेशर डबल होगा तो हाइट भी डबल हो जाएगी। तो हमें वैसे भी मालूम है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर = क्या होता है, ρgh होता है। ये लिक्विड सेम है, जी सेम है, तो जितना हाइट रहेगा उतना ही आपका प्रेशर आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो हम लोग अगर प्रेशर को डबल कर दिया तो हाइट भी डबल हो जाएगी, प्रेशर को ट्रिपल करोगे हाइट भी ट्रिपल हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं 2 × 76 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ये मीटर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 ATM = क्या होता है, 76 सेंटीमीटर और 760 mm और 0.76 मीटर ऑफ Hg। आया समझ में, ये आप बोल सकते हो, ये हम लोग सिंपल बोल सकते हैं। या फिर मान लो आपको दिखा हुआ है कि X ATM, तो X ATM में कितना बन जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, 76 × X सेंटीमीटर और 760 × X mm ऑफ Hg। आया समझ में। अब मान लो आपको गिवन है कि आप कहीं मान लो किसी सी लेवल वगैरह कहीं गए, मान लो आप माउंटेन पे गए, वहाँ पे आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, आपसे पूछा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है सी लेवल पे, तो आप पूरा सेटअप ले गए। आप पूरा सेटअप ले गए और आपने क्या किया, जैसे ही आपने सेटअप प्लेस किया, थर्ड एग्जांपल देखना, मान लो आपने पूरा का पूरा सेटअप अटैम्प्ट किया, ऐसा कुछ एकदम सी, आप लोग माउंटेन पे बैठे थे, ये भी Hg था, और आपसे ये बोल दिया कि ये जो हाइट आ गई वो 76 ना आके वो आ गई आपकी
65 सेंटीमीटर। आपसे बोलना है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना आएगा, ये वैक्यूम है। क्या करोगे आप? दो तरीके हैं निकालने के। एक तो क्या है, आप प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, प्रेशर इक्वल्स टू रो। अब देखो, अब रो जी एच से कितना, रो कितना बन जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू इसको करोगे तो 0.65। ये जो प्रेशर आएगा वो किस में आएगा, हमारा पास्कल में आएगा। पास्कल को आप एटीएम में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के बाद आप सॉल्व कर लेना। या फिर हमें मर्क्यूरी के लिए रिजल्ट याद है, बाकी अदर मान लो हमें नहीं मालूम तो हम लोग रो जी एच लगा देंगे, लेकिन मर्क्यूरी का हम लोगों ने जनरलाइज करके रखा हुआ है। मर्क्यूरी का हम लोगों ने क्या जनरलाइज करके रखा हुआ है बच्चों, जल्दी बताओ। हम लोगों ने जनरलाइज करके रखा हुआ है कि 76 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 ATM। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/76 ATM। और ये कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर के लिए कितना आ जाएगा 65/76 ATM, यही आएगा। देखो इससे आप सॉल्व करना, इससे आप सॉल्व करना, ये पास्कल में आ गया। इसको आप 1.013 इंटू 10⁵ से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा ATM। तो मर्क्यूरी के लिए हम लोगों ने जनरलाइज करके रखा हुआ है कि भाई 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ATM, या फिर इसका रिवर्स भी ले सकते हो। तो एक तो हमारे पास ये हो गया x ATM इक्वल टू ये बन जाएगा, या फिर आप उसका रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स कैसे कर सकते हो कि भाई बाय सेंटीमीटर ऑफ Hg मीन्स कितना बन जाएगा बाय अपॉन 76 ATM, ये बन जाएगा। या फिर मान लो आपका Z ऑफ Hg लेगा हो तो क्या बन जाएगा Z/760 ATM। 760 होता है ना में 760, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये किसी को हमें डाउट नहीं रखना है कि कैसे हम लोग कर रहे होंगे, क्या होगा हमारे पास। तो आ गया समझ में कैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस का प्रेशर। तो हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर लेते हैं और यहाँ पे करते जाते हैं। अब मान लो बच्चों, ये अच्छे से नोट कर लेना, जो भी डाउट हो तो दोबारा आप पीछे जाके वीडियो देखो और अच्छे से समझो। इसमें हमें कोई डाउट नहीं चाहिए, हम लोग एकदम बेसिक लेवल वाली बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे, मान लो एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई एक बैरोमीटर है, ध्यान देना। ये बैरोमीटर है, खुद सोचना। ये हाइट इसकी h है और इसके अंदर मान लो कोई गैस ट्रैप हो गई है, एक गैस ट्रैप हो गई है। एक गैस कोई अभी तक वैक्यूम था, अब मान लो गैस ट्रैप हो गई जिसका प्रेशर P गैस दिया हुआ है। अब बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी। अभी तक हो क्या रहा था बच्चों, अभी तक ये हो रहा था, ये हमारे पास था, ये हाइट ऐसी गड़बड़ बन गया। मान लो हाइट हमारे पास ये यहाँ तक हमारा ये फिर रहता था, ये हाइट h होती थी। हम लोग इस लेवल पे क्या करते थे P ATM। इस वाले लेवल पे देखो यहाँ पे प्रेशर ATM से लग रहा है और यहाँ पे प्रेशर से, ये प्रेशर लिक्विड की वजह से लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई अदर तो कुछ है नहीं है, तो वो प्रेशर लगा नहीं पाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, इस सरफेस पे देखो, अगर इस लेवल की बात करें तो ये यूनिफॉर्म लेवल है। तो यूनिफॉर्म लेवल पे क्या होगा, प्रेशर हमारा बराबर रहेगा। तो यहाँ पे कौन लगा रहा होगा, प्रेशर ATM आ रहा होगा। देखो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड। और इस लिक्विड पे भी तो प्रेशर लग रहा है, किसकी वजह से, ये गैस की वजह से। ये प्रेशर ऑफ गैस भी तो आ रहा है। तो ये लिक्विड इसको कंप्रेस कर रहा है और ये इस लिक्विड को कौन कंप्रेस कर रहा है, ऊपर से गैस भी तो प्रेशर लगा रही है जिसके अंदर ट्रैप है। तो इस लेवल पे क्या होगा, P ATM लिक्विड, और ये तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P लिक्विड प्लस प्रेशर ऑफ गैस। आया समझ। अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं है तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्टी। फॉल्टी मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ गैस ट्रैप होकर रह गई, तो रीडिंग अलग आएगी। क्यों रीडिंग क्यों आई, क्योंकि अब ये लिक्विड का साथ कौन देने लगेगा, गैस। तो इस लिक्विड को कम ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो जितना ज़्यादा यहाँ से प्रेशर, जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर इसको कम प्रेशर लगाएगा, उतना ये हाइट ऊपर जाएगी। अब मान लो यहाँ इस
ट्यूब के अंदर एक गैस ट्रैप हो गई तो वो भी प्रेशर लगाएगी, तो अब क्या होगा, इस लिक्विड को कौन साथ देने लगेगा, ये गैस, और ये गैस साथ देगी तो इसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर अब इसको मैनेज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या था, पूरी की पूरी हाइट को, इस प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैनेज करना था, लेकिन अब यहाँ पे कौन मैनेज करेगा, ये जो लिक्विड ऊपर चढ़ा हुआ है और ये गैस, ये दोनों मिलकर इसको मैनेज करेंगे। चलो अब एक दो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको प्रेशर फाइंड करना है। देखो पहला हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट, मान लो ये 20, ये कौन है बच्चों, Hg दिया हुआ है। तो यहाँ पे PATM दिया हुआ है 76, या फिर PATM दिया हुआ है 1 ATM। यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस हमें फाइंड करनी है पहला। तो कैसे करोगे, इस लेवल पे हमारा प्रेशर बराबर रहेगा तो क्या बन जाएगा, PATM इक्वल्स टू P लिक्विड प्लस प्रेशर ऑफ गैस। PATM कितना बन जाएगा, अब ये देखो, ये हमारा Hg हाइट 1 ATM इक्वल्स टू कितना होता है 76 इक्वल्स टू P लिक्विड कितना बन जाएगा 20, प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा हमारा 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और अगर हम लोग ATM में लिखे तो 70/76 ATM ये आ जाएगा। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लो सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड, मान लो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इसके अंदर जो गैस है वो दी हुई है 0.75 ATM। आपको यहाँ पे फाइंड करना है P एटमॉस्फेयर फाइंड करना है। सेकंड हो गया, चलो एक और थर्ड ले लो आप। थर्ड आपको दिया हुआ है हमेशा याद रखना कि हाइट आप किसकी लोगे, जितना ये लिक्विड चढ़ाई, खाली वाला नहीं, जितना लिक्विड रहता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता है कि ये पूरी की पूरी हाइट दी हुई 100 सेंटीमीटर और ये खाली वाली दी हुई है आपको 80 सेंटीमीटर, तो हमें जो लिक्विड चढ़ा है उसकी हाइट लेनी, क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। समझ में आया? तो यहाँ पे मान लो ये हाइट दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 20 सेंटीमीटर और ये प्रेशर दिया हुआ है 1 ATM। इसके अंदर कोई गैस ट्रैप है, प्रेशर ऑफ गैस हमें ये फाइंड करना है। इसके अंदर जो गैस ट्रैप है थर्ड वाला, सेकंड और थर्ड हमें होमवर्क में करने हैं। इसके अंदर ये जो गैस ट्रैप है, यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, यहाँ तक ये पूरी की पूरी यहाँ पे कोई गैस ट्रैप है हमारे पास। ये चलो, तो ये हम लोग बैरोमीटर हम लोग सीख गए हैं, कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ये सब सबको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे होमवर्क हैं, आप लोग करना। अब थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि सर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर अगर हम मर्क्यूरी की जगह अगर हम बैरोमीटर में वाटर यूज़ करें तो क्या होगा। मर्क्यूरी की जगह अगर हम वाटर यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा। देखो ध्यान देना बच्चों, मान लो आप नॉर्मल 1 ATM की 1 एटमॉस्फेयर आपने प्रेशर लिया हुआ है, बाहर 1 एटमॉस्फेयर रहता है नॉर्मल। मान लो आपने Hg ली हुई है, एक आपने क्या लिया बच्चों
इसके अंदर HG लिया हुआ है और आपने एक ट्यूब ले ली, ये वर्टिकल ट्यूब ले ली। अब 1 ATM है तो हमें मालूम है कि 1 ATM में लिए मर्क्यूरी कितनी ऊपर जाएगी, कितनी राइज करेगी, 76 सेंटीमीटर तक राइज करेगी। कितनी राइज करेगी बच्चों? ये राइज करेगी हमारी 76 सेंटीमीटर तक। मतलब 1 ATM के लिए जो HG की जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 76 सेंटीमीटर। ये हम लोग सीख चुके हैं। मान लो नहीं, आपने बोला नहीं सर हम लोग क्या लेंगे, अब हम बॉटल लेंगे। अगर आपने बॉटल लिया, बाहर हमारा कितना है, 1 ATM है, मान लो 1 ATM। ये क्या ले लिया आपने, H2O। H2O मीन्स आपने बॉटल ले लिया यहाँ पे। अब ये बताओ कि वाटर के लिए कितनी हाइट चाहिए पड़ेगी, जल्दी निकालो, कहाँ तक ये वाटर हमारा फिल होगा, ये H डैश बताओ जल्दी। तो हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? प्रेशर इक्वल टू क्या बनेगा, ρGH। तो प्रेशर कितना है, 1 ATM। 1 ATM मतलब 1.013 इंटू 10⁵। ये कितना बन जाएगा, रो कितना होता है 1000, G 9.8 और H हमें निकालनी है। तो अब ध्यान देना कि ये जो हाइट आ रही है, मर्क्यूरी की हाइट कितनी आ रही है, 0.76 मीटर बोल सकते हैं या फिर 76 सेंटीमीटर 1 ATM के लिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है 10.34 मीटर। समझ में आया? अगर आप मर्क्यूरी ले रहे हो, तो 1 मीटर ट्यूब में ही हमारा काम चल जाएगा। 76 सेंटीमीटर तो एक। अगर आपने बॉटल लिया तो ये ट्यूब कितनी चाहिए पड़ेगी, ये जो बॉटल अब पूरा 10.34 मीटर, समझ रहे हो ना, इतनी बड़ी ट्यूब। अगर 10 मीटर राइज कराने तो मुझे कम से कम 15 मीटर की ट्यूब लेनी पड़ेगी। सेटअप अब 15 मीटर की अगर आप ट्यूब डालोगे तो आपको बीकर कितना बड़ा लेना पड़ेगा, सेटअप कितना बड़ा हो जाएगा। अब मान लो आपसे बोला कि ये आपको ओपन एटमॉस्फेयर में, मान लो आप कहीं पिकनिक पे गए हो, मान लो, और वहाँ पे आपको टास्क दे दिया, तो आपको प्रेशर मेजर करना है, तो आप क्या बोलोगे, अब क्या वाटर का यूज़ करोगे? मान लो आपको लेबोरेटरी में यूज़ करना है, आप लेबोरेटरी मान लो प्रैक्टिकल कर रहे हो, वहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर निकालना है। अगर बॉटल लोगे तो आपको सेटअप इतना बड़ा इतना बड़ा बीकर और इतनी लंबी टेस्ट ट्यूब 15 मीटर की, और 15 मीटर की टेस्ट ट्यूब रहेगी, 10 मीटर तक ऊपर चढ़ोगे तो क्या आप रीडिंग ले पाओगे? तो फिर एक स्ट्रेल लेके आओगे, उसको लगाओगे, फिर रीडिंग लेने जाओगे। कितना सेटअप कॉस्ट। जो काम 1 मीटर की ट्यूब में हो रहा है, 76 सेंटीमीटर में कुछ बची रहेगी 1 मीटर की ले लो, 1 मीटर ट्यूब में हो रहा है, वाटर के लिए आपको 15 मीटर की ट्यूब, सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, HG यूज़ करते हैं। अब देखो, आप एक चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पे कि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, ρGH, ये तो फिक्स है। अब जितना ज़्यादा लिक्विड डेंस रहेगा उतनी कम हाइट में काम चलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस रहेगा, हाइट उसकी कम लोगे तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। अब देखो, मान लो आपने अगर मर्क्यूरी लिया तो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6, और वाटर की कितनी होती है, 1 होती है। तो 13.6 टाइम ये डेंसिटी ज़्यादा, तो हाइट 13.6 टाइम कम चाहिए पड़ेगी हाइट उस प्रेशर को जनरेट करने के लिए। और अगर हम वाटर की बात करें, मान लो जो वाटर आपका जो 76.76 मीटर में जो HG काम कर रहा है, वही वाटर किस में काम करेगा, वाटर करेगा 10.34 मीटर में। और आप ये देख लो कि ये जो हाइट है इसकी 13.6 टाइम 13.6 टाइम ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रो आपका HG में क्या हुआ कि रो हमारा कितना हो गया, रो 13.6 टाइम ज़्यादा हो गया, तो हाइट क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा है तो रो हाइट क्या जाएगी, 13.6 टाइम। प्रेशर तो ये भी 1 ATM, ये भी 1 ATM, दोनों को 1 ATM लगाना है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी उतनी कम हाइट में वो उतना प्रेशर जनरेट करेगा। जिसकी डेंसिटी जितनी कम रहेगी उतना ज़्यादा आपको फिर हाइट ऊपर ले जानी पड़ेगी, तब वो प्रेशर जनरेट कर पाएगा। देखो, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी और हाइट। अगर डेंसिटी कम है तो फिर हमें हाइट ज़्यादा लेनी पड़ेगी, उस प्रेशर को हाइट बढ़ानी पड़ेगी। और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर कम हाइट में काम चल जाएगा, हाइट कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना, दोनों का बराबर आना है। तो समझ में आया कि जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड उतनी कम हाइट में वो प्रेशर ज़्यादा जनरेट करेगा, और जितना ज़्यादा वो लाइटर रहेगा, जितनी डेंसिटी कम रहेगी उतनी ज़्यादा हमें हाइट लेनी पड़ेगी। तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ये वाटर की डेंसिटी होती है, और HG की कितनी होती है बेटा, 13.6।
तो मान लो इसकी अगर हाइट h आ रही है उस प्रेशर, मान लो प्रेशर P के लिए हाइट h चाहिए, तो ये कितना चाहिए पड़ेगा, h/13.6 टाइम इसकी हाइट चाहिए पड़ेगी। आया समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है? अब कैसे बोलोगे सर, दोनों का प्रेशर बराबर है तो 1 इंटू जी इंटू एच आ जाएगा, और ये प्रेशर वाटर की वजह से आ गया, और ये प्रेशर आपको मर्क्यूरी की वजह से लेना है, तो 13.6 इंटू जी इंटू एच डैश। तो जी से जी ने पड़ गया, एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे h/13.6, देखो। तो आया समझ में? मान लो इससे हम इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी कम हाइट। मान लो तो ये समझ में आ गया कि चलो पहले हम लोग बॉर्डर की बात कर लेते हैं, बॉर्डर क्यों नहीं यूज़ करते। पहला तो ये हो गया कि भाई सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मच लेसर देन एज़ कम्पेयर टू मर्क्यूरी, इसलिए क्या होता है कि सेटअप हमें 10-12 मीटर का सेटअप चाहिए पड़ेगा तब हम ये कर पाएंगे। सेकंड क्या होता है कि मान लो आप रूम टेम्परेचर पे, आप लोगों ने देखा हो कि रूम टेम्परेचर वाटर क्या होता है, एवोपरेट करने लगता है। मान लो आप वाटर लेके गए, वाटर थोड़ा होता है एवोपरेट करने लगा, एवोपरेट करेगा तो ये हाइट कम हो जाएगी। तो एक तो क्या होता है कि जो Hg होता है, Hg का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, -30 डिग्री के आसपास, मेल्टिंग पॉइंट -30 पे, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। तो Hg में क्या होता है कि मान लो आपने कहा कि आपको ऐसे सैंपल का टेम्परेचर मेजर करना है कि जिसका -10 है, -10 में तो वाटर का क्या होता है, H2O का। अगर हम H2O की बात करें तो H2 0 डिग्री पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और 100 डिग्री पे ये बॉयल होने लगता है। मान लो आपको 110 डिग्री का कोई सैंपल का टेम्परेचर वो प्रेशर मेजर करना है, तो 110 पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेपर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो काम नहीं कर पाए, जबकि ये कितना 350 डिग्री तक ये काम करता रहता है। और ये -30 डिग्री तक क्या रहता है, ये लिक्विड में रहता है। जैसे मान लो आपको -10 पे मेजर करना है, -10 पे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, जबकि Hg तो अभी लिक्विड में रहेगा। तो अब इसमें हम -10 डिग्री सेल्सियस में भी हम Hg का यूज़ करके हम प्रेशर निकाल सकते हैं, जबकि वाटर का नहीं निकाल सकते। तो क्या होता है कि वाइड रेंज टेम्परेचर की प्रोवाइड करता है कौन, मर्क्यूरी, जबकि वाटर हमारा प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पास ड्रॉबैक रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, Hg ही हम यूज़ करते हैं, वाटर हम यूज़ नहीं करते हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब मान लो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि मान लो आपको डिफरेंट लिक्विड दिए हैं, मान लो बच्चों बताना, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर Hg दी हुई है, यहाँ पे मान लो इस बॉटम पे प्रेशर P आ रहा है। अब ध्यान देना, ये बस हम जी के टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं ये, ताकि हम क्वेश्चन आसानी से कर सकें, हेल्प मिलती है क्वेश्चन करने में। मान लो आपको यहाँ पे हाइट आप कितनी लो, H कितनी लोगी इस ये क्या है, H2O है। आप यहाँ पे हाइट कितनी लोगी इस बॉटम पे ही प्रेशर P आए, मतलब जितना प्रेशर ये Hg एग्जिट कर रहा है उतना ही प्रेशर वाटर कब एग्जिट करेगा, कितनी हाइट हमें ऊपर लेनी पड़ेगी, जल्दी बताओ। तो मैं तुरंत बता दूंगा बिना देखे, मैं बोल दूंगा हाइट आ जाएगी 10 इंटू 13.6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है, 13.6, वाटर की कितनी है, 1। अब इसकी डेंसिटी जितनी कम रहेगी, अब इसकी डेंसिटी इससे कितने टाइम है, 13.6 टाइम है, तो इसकी हाइट मुझे 13.6 टाइम ज़्यादा लेनी पड़ेगी जब दोनों का प्रेशर सेम आएगा। यहाँ पे प्रेशर क्या बन जाएगा, 13.6 इंटू जी इंटू 100। तो यहाँ पे प्रेशर क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा 1 इंटू जी इंटू एच डैश। अब ये दोनों प्रेशर बराबर हैं, ये दोनों प्रेशर बराबर हैं, तो क्या करोगे आप, 13.6 इंटू जी इंटू 100 इक्वल्स टू 1 इंटू जी इंटू एच डैश। तो देखो ये जी से जी ने पड़ गया, एच डैश कितना आ गया, देखो ये आ गया, देखो वही मैं लिख दिया था डायरेक्ट, आया समझ। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी उतनी कम हाइट, और जितनी कम डेंसिटी उतने टाइम्स हमें उसकी हाइट लेनी पड़ेगी सेम प्रेशर के लिए। ये पहला हो गया। दूसरा आप लोग करोगे, दूसरा आपको बताना है। मान लो दूसरा दिया हुआ है हमारे पास
ये दिया हुआ है, मान लो हमारे पास 5 मीटर दिया हुआ है H2O, प्रेशर इसका P है पहला, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1 ग्राम पर ml, इसमें भी प्रेशर P है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों A, H, ये हाइट H दी हुई है, ये कौन सा है Hg दिया हुआ है, इसका भी प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर, तो सेम प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए हाइट कितनी चाहिएगी, इसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर ml है। B वाला हो गया, और एक C और कर देते हैं, ये B हो गया। इसमें क्या हुआ है बच्चों, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपने कोई लिक्विड लिया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है जिसकी डेंसिटी 6.8 दी हुई है, ये भी प्रेशर P लगा रहा है, तो ये बताओ ये हाइट कितनी आएगी, हाइट H डैश, ये दोनों निकालना है, इसका भी प्रेशर P आ रहा है, इसका भी प्रेशर P, इसका भी प्रेशर P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप नेगलेक्ट करके रखना सभी में, तो जल्दी जल्दी आप करके बताना कितना होगा। चलो इसमें एक और ऐड कर लो, इसमें आप एक और ऐड कर लो फर्स्ट वाले में, ये A हो गया, इसमें B एक और ऐड कर लो। मान लो यहाँ पे आपको कोई एक लिक्विड दिया होता, इसमें भी एक ऐड करने का लिक्विड दिया होता है, यहाँ पे प्रेशर P आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा है बच्चों P आ रहा है, और हाइट आपको H डैश फाइंड करनी है। कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दी हुई है 3.4 ग्राम पर ml, तो ये हाइट H डैश कितनी आएगी इसके कंपेयर में, तो ये 1 2 3 हमारे ये क्या हो गया बच्चों होमवर्क हो गए, जल्दी बताना। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये समझ में आया क्यों हम वाटर यूज़ नहीं करते हैं और कैसे हम लोग एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से कंपेयर करेंगे कि भाई जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी कम हाइट में काम चल जाएगा, जिसकी डेंसिटी जितनी कम रहेगी उतने टाइम उसकी हाइट हमें उसके कंपेयर में लेनी पड़ेगी। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, मोनोमीटर कि मोनोमीटर कैसा होता है, क्या होता है। देखो बच्चों अगर हम मोनोमीटर की बात करें तो ये सिंपल टाइप की डिवाइस होती है मोनोमीटर। क्या होते हैं, प्रेशर ऑफ सैंपल, किसी एक सैंपल का प्रेशर निकालने के लिए कोई गैस के सैंपल जो गैस रहती है उसका सैंपल, इसमें भी हम Hg ही यूज़ करते हैं मर्क्यूरी। अब देखो एक्चुअली होता क्या है इस टाइप में, उसी टाइप का हमारे पास कॉन्सेप्ट रहते हैं जो हम बैरोमीटर में हम लोग यूज़ किए। मान लो ये हमारे पास बच्चों कोई गैसियस सैंपल है, मान लो ये गैस दी हुई है, अब इसका प्रेशर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर क्या होता है हमारे पास, बैरोमीटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंड और एक होता है एक होता है हमारे पास क्लोज एंड, एक होता है हमारे पास पहला क्लोज एंड। क्लोज एंड की बात कर लेते हैं, क्लोज एंड होता है, एक और होता है हमारे पास कौन सा, ओपन एंड। देखो ये आपने सैंपल लिया और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा होल करते हैं, होल में कुछ इस टाइप की हम लोग ट्यूब लगा देते हैं, ये क्लोज एंड है, तो ये जो ऐसा कुछ यू ट्यूब टाइप का दिख रहा है ना, ये हमारा सेटअप होता है, ये क्या कहलाता है हमारा, इसमें क्या होती है, मर्क्यूरी फिल रहती है, ऐसी मर्क्यूरी फिल है, तो ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये क्या बन गया बच्चों हमारा क्लोज एंड। और ओपन एंड में क्या होगा, ये ओपन एटमॉस्फेयर में है, ये हमारा पास मान लो सैंपल हो गया, इसमें आपने क्या किया, ट्यूब लगा दिया। अब दोनों वर्क कैसे करते हैं ध्यान देना, ये ओपन एंड, इसमें भी मर्क्यूरी फिल है। अब ध्यान देना ये कैसे वर्क करेंगे, बहुत आसान फिनोमिना है एकदम। मान लो इसका गैस का देखो ये क्लोज है, तो मान लो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया तो ये हम ये वैक्यूम दिया हुआ है। अब ध्यान देना कि ये जो गैस है, गैस को आपने ओपन कर दिया तो ये गैस नैरो ट्यूब की वजह से क्या होगी, गैस यहाँ जाएगी, गैस यहाँ जाएगी और ये गैस यहाँ पे प्रेशर लगाएगी, तो इस कोने पे कौन लगा रहा होगा, प्रेशर ऑफ गैस। और हमें मालूम है कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम, तो इस लेवल पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर रहेगा, जितना प्रेशर यहाँ रहेगा उतना ही प्रेशर, क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ये लेयर ऊपर चली जाएगी और यहाँ प्रेशर कम है तो ये लेयर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो इस लेवल पे प्रेशर हमारा बराबर आने वाला है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंटिन्यू लिक्विड है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ पी गैस
जो प्रेशर यहाँ और यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, इस हाइट h की वजह से लग रहा है, तो प्रेशर किसकी वजह से आएगी, प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये एच जी है तो एच जी की वजह से, और यहाँ पे ऊपर कोई है नहीं है। अगर मान लो ऐसा होता तो ये हमारे पास बराबर आ गया समझ में, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब रहती है ऐसी यू ट्यूब, इस जाके सैंपल में लगा देते हैं, सैंपल में लगाते हैं तो सैंपल की जो गैस रहेगी वो प्रेशर लगाएगी, और सैंपल की गैस अगर प्रेशर लगाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो प्रेशर रहेगा वो किससे बैलेंस होगा, ये जितना ज़्यादा ये प्रेशर लगाएगा उतना ज़्यादा हाइट, तो ये जितना ज़्यादा इस हॉरिजॉन्टल लेवल से, पूरा ये नहीं देखना क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, ये पूरी हाइट दे देंगे, तो पूरी हाइट का कोई मतलब नहीं है, जो हाइट डिफरेंस है लेवल से वो हमें देखना है, एच डैश एच वाला। अब ये हो गया हमारा ओपन ट्यूब। अब ओपन ट्यूब में क्या करते हैं, या फिर ऐसा ये हो गया, कभी कभी क्या करेंगे इसके अंदर, मान लो पहला ये हो गया ओपन क्लोज ट्यूब में, अब सेकंड क्या करते हैं क्लोज ट्यूब में, हम मान लो आपको ऐसा भी दे सकते हैं, मान लो ये सैंपल था, सैंपल में आपने मोनोमीटर लगाया, यहाँ तक, और ये हाइट डिफरेंस दे दिया उन्होंने h, और यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे कुछ एक गैस ट्रैप हो गई जिसका प्रेशर P गैस है, P डैश है, और इसके अंदर क्या है P गैस। ये अब आप खुद सोचो कि इस लेवल पे कौन कौन, अब इस लेवल पे प्रेशर बराबर रहेगा, इस लेवल पे कौन किसकी वजह से आ रहा है, प्रेशर ऑफ गैस, और इस लेवल पे कौन कौन लगा रहा है, P लिक्विड प्लस और ये P डैश, ये जो गैस ट्रैप होती है, ये ऐसी इक्वेशन बना दो, आ गया होगा समझ में। अब इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है और यहाँ पे क्या है PATM। अब ध्यान देना कि इस लेवल पे प्रेशर बराबर, ये ओपन एंड की बात कर रहे हैं, इस लेवल पे हमारा प्रेशर बराबर है, इस लेवल पे यहाँ पे कौन लगा रहा है, प्रेशर ऑफ गैस आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, ये जो हाइट h है तो प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस PATM, P लिक्विड प्लस PATM, ये हमारे पास आ जाएगा। तो एक दो एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है पहला एग्जांपल मोनोमीटर का, क्लोज एंड दिया हुआ है और ये वैक्यूम लिखा हुआ है, ये हाइट डिफरेंस, ये हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और क्या क्या है हमारा Hg, प्रेशर ऑफ गैस आपको बताना है इसके अंदर जो गैस ट्रैप है। सेकंड, इसके अंदर कोई गैस ट्रैप है जिसका 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर दिया हुआ है, इस प्रेशर का इस गैस का प्रेशर बताना, और ये कितना दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इस गैस का हमें प्रेशर बताना है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इसके अंदर गैस ट्रैप है और गैस का भी कुछ प्रेशर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमें ये गैस, जो ये वाला सैंपल है इसके गैस, हमें इस वाले सैंपल का प्रेशर हमें बताना है। थर्ड, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये सब Hg है बेटा, कुछ नहीं दिया तो Hg मान के चलना, अगर कुछ नहीं दिया लिक्विड के बारे में तो क्या लेके चलेंगे हम लोग, Hg। और ये ओपन PATM है जिसका 1 ATM दिया हुआ है, 1 ATM। आपको प्रेशर ऑफ गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस सैंपल का हमें फाइंड करना है। फोर्थ,
इसके अंदर गैस ट्रैप है और ये जो हाइट डिफरेंस है, ये जो हाइट डिफरेंस है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये ऊपर से क्या लग रहा है PATM 1 ATM। इसमें भी हमें प्रेशर ऑफ गैस बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्या हैं बच्चों हमारे पास होमवर्क है। ये हमें ध्यान से करना है, ये हमें ध्यान से करना है, चारों के चारों हमारे मोनोमीटर के। तो अब सभी को समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं गैस के सैंपल का। तो मोनोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं और इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो बाकी के एक आध दो क्वेश्चन और हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। मेन पार्ट हमारे पास क्या है, बैरोमीटर और मोनोमीटर वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए। जो भी हम लोगों ने मेजरमेंट सीखा है, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, तो इस टाइप से अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिफरेंट गैसियस लॉ होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और एक आध दो क्वेश्चन रह गए हैं वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके बच्चों।